थैंक यू, थैंक यू। प्रोग्राम में करीब करीब 50 मिनट हो चुके हैं। मैं बहुत लेट हुआ हूँ सुनील जी आपके पास आने में, लेकिन ये लास्ट टिप्पणी होगी, आप विस्तारित टिप्पणी दीजिएगा और समय की कोई सीमा नहीं आपके लिए। जब दुबई मीट हुआ था, जिसे स्टॉक टेकिंग मीट कहा जाता है, खासतौर से कॉप, तो वहां पर सभी जो डेवलपिंग देश थे उन्होंने शिकायत की कि हमें फंडिंग नहीं मिल रही है। जो $100 बिलियन की कमिटेड फंडिंग होनी चाहिए थी डेवलप्ड नेशन से, उन्होंने कभी फंडिंग दी नहीं, $10 बिलियन भी नहीं दिया। और भारत ने कहा कि अगर अगर आप हमें फंडिंग नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे। और अपना उन्होंने उससे पहले वाली मीट में कि हम थर्मल पावर को 2070 तक हम यूज करेंगे, उसके बाद हम घटाएंगे। तो हिंदुस्तान ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन वहां पर एक और घटना घटी थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे देशों ने, जो डेवलपिंग नेशन थे, उन्होंने भारत की कई बातों पर आपत्ति दर्ज की कि आप अपने आप को डेवलपिंग नेशन यहां क्यों बता रहे हो, आप दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो, आप क्यों नहीं डोनर कंट्री बनते हो। Why every time in these meets you come and then you complain that I need more money from the developed nation, और वैसे आप टॉम टॉम करते हो कि मैं एक बहुत बड़ा 5th इकोनॉमी हूं। Why don't you contribute? Why don't you feed yourself and give the money to some other? वहां पे इंडिया ने बैक ट्रैक किया पीछे कि नहीं नहीं, हम अभी डेवलपिंग नेशन, हम पुअर नेशन है। तो जहां जरूरत होती है वहां अपने आप को पुअर बता देते हैं, जहां जरूरत होती है वहां अपने आप को एक 5th इकोनॉमी बना देते हैं। तो ये दोहरा चेहरा भी हमें बहुत नुकसान दे रहा है यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे देशों ने आपत्ति इंडिया पे उठाई, यू आर अ बिग इकोनॉमी, यू शुड फीड योरसेल्फ एज फार एज कार्बन एमिशन नॉर्म्स आर कंसर्न। सुनील शुक्ला जी और बाकी जो भी इस विषय के ऊपर आप बात करना चाहें। धन्यवाद दिनेश जी। ये तो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं कि आप भी 5वीं अर्थव्यवस्था होने का दावा भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देश की कैटेगरी में आप रखेंगे। वर्चुअली यही है कि विकासशील देश की स्थिति में आप इतने एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा आप तैयार करते हैं। अगर आपके अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो ये कैसे संभव है कि उसका लाभ आपके देश के नागरिकों को नहीं मिलेगा। उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, उनकी उपज की कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, उनका रहन सहन बेहतर नहीं होगा, नागरिक सुविधाएं बेहतर नहीं होगी। ये कैसे संभव है। दुनिया की जो भी बेहतर अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जो विकास के मापदंड है वो पूरे हैं। एक नगरीय विकास बहुत और व्यवस्थित विकास उनके पास है। मैं सरकारों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और सरकारें इस जिम्मेदारी को कितना महसूस करती है, निश्चित रूप से उसमें जनता की भागीदारी है। यह किसी भी हम लोग आलोचना करते हैं विकासशील देशों की कि वो कार्बन उत्सर्जन उनके यहाँ बहुत है, लेकिन प्रकृति को बचाए रखने के लिए कितने सतर्क है ये भी देखना होगा। एक पेड़ काट नहीं सकते हैं ना। अगर किसी पेड़ की एक टहनी सूखी हुई है तो पूरे पेड़ को आप नहीं काट सकते, उस पूरे पेड़ को बचाना है आप वो। और किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से वो काम करते हैं। लगभग 15-20 साल पहले मैं गया था संघाई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था। आप कल्पना कर सकते हैं कि ट्रेड फेयर के अंदर घने पेड़ के नीचे आप खड़े हो सकते हैं, या हम अपने देश में कल्पना भी कर सकते हैं क्या इसकी। वहां उन्होंने इसको सुनिश्चित किया था। वहां पे उस ट्रेड फेयर के आसपास कोई डीजल पेट्रोल कार नहीं चल सकती थी, बैटरी ड्रिवन गाड़ियां थी और पूरी दुनिया वहां मौजूद थी, पूरी दुनिया मौजूद थी वहां। तो आप जब तक इस तरीके से नहीं सोचते हैं तब तक ये कैसे संभव है। हमने और आपने क्या अख्तियार किया, सड़कों पर एकदम खाली जगह जो है वो है ही नहीं है। एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक आपने कंक्रीट बिछा दिया। पानी कहाँ जाएगा, पानी बरसेगा तो इसकी कोई सोच नहीं है। कोई भी हाईवे, जिस एक्सप्रेसवे और हाईवेज का नाम लेते हैं और आप सीना ठोकते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि पेड़ों का कहीं अता पता नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जितने पेड़ कटेंगे उतने पेड़ लगेंगे, तो सड़क बनने के पहले क्यों नहीं लग जाते हैं कि बनने तक वो पेड़ तैयार होकर के छायादार हो जाएंगे। ये सब क्यों नहीं इस तरह की प्लानिंग होती है। और एक प्लानिंग आप करेंगे 4 लेन की, अगले साल उसको बना देंगे 6 लेन की, तो जो पेड़ बचे भी रहेंगे उसको भी काट के आप किनारे कर देंगे। कहीं से कहीं तक चले जाइए आप। सड़क आज गर्मी के दिनों में आप सड़क पर आंख नहीं रख सकते, इतनी चिलचिलाती धूप।
अगर आप हरियाली की रखवाली नहीं करेंगे तो कैसे संभव है कि आप जलवायु को बचा लेंगे? बढ़ते हुए तापमान को आप रोक लेंगे। बढ़ते हुए तापमान को हरियाली के अलावा रोकने का और कौन सा तरीका है? अगर आप जलाशयों को नहीं बचाएंगे, नदियों को नहीं बचाएंगे, नदियों के नियमित प्रवाह को आप नहीं रखेंगे, तो ये बढ़ते हुए तापमान को रोकने का कौन सा तरीका आप अपना सकते हैं? आप हम लोग इलाहाबाद से, पुराना इलाहाबाद, आज का प्रयागराज से रीवा जाते थे, 1 इंच खाली जगह नहीं थी बिना पेड़ों के, 1 इंच। और आज वो सुहागे की पहाड़ियां एकदम नंगी हो गई, एक पेड़ नहीं बचा हो, सब नष्ट कर दिया गया। कहां से, कैसे करेंगे आप? विकास का मतलब विनाश थोड़े है। हरियाली गिरने की कीमत पर आप कौन सा विकास कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? अगर रोज, ये रोज की घटना जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इतने लोग मर गए, इतने सकला लोग मर गए, अखबार रोज भरे पड़े हैं कि किस इलाके में कितने लोग मर गए। उत्तर प्रदेश की ही रोज की संख्या बढ़ती चली जा रही है गर्मी के कारण, बर्दाश्त के बाहर है लोगों के। और इस तथ्य है कि सड़कों पर निकलना मुश्किल। अगर जिस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से शहरों की हरियाली खत्म हो रही है, जिस तरीके से पानी के हार्वेस्टिंग की स्थितियां खत्म होती चली जा रही। सड़क, मैं अपने शहर में सड़कों को बनते हुए देख रहा हूं, जिसको कहते हैं वॉल टू वॉल, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक केवल कंक्रीट बिछी हुई है। जो पहले पगडंडियां होती थी, पगडंडियों के बाद भी खाली जगह होती थी और उसमें पेड़ लगते थे, अब कुछ भी नहीं है। पूरे शहर में आपने केवल कंक्रीट बिछा दिया। तो अगर वो पानी बरसेगा तो कहाँ जाएगा? पेड़ लगेंगे तो जाएंगे कहाँ? उनको पानी मिलेगी कहाँ से? उनके उनके लिए कौन सा स्रोत रहेगा पानी पाने का, नमी पाने का? कोई सोच नहीं रहा। ये जो ठेकेदारों को या पूंजीपतियों को पैसा देने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, जो विकास के विरुद्ध है, ये आपको नष्ट करते चली जा रही है। और सरकारों को तो कोई, बिना सरकारों के सहयोग के आप इसको नहीं रोक सकते हैं। ये जरूर है कि सिविल सोसाइटी की भी एक सक्रियता होती है, पेड़ों को लगाना, पेड़ों को बचाना और उपयुक्त छायादार पेड़ों को लगाना बिल्कुल सही है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप में उसमें सरकारों की सहभागिता आवश्यक होती है, सरकारों की प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। हरियाली बची रहे, डिफॉरेस्टेशन रुके, जो अगर जो आच्छादित वन क्षेत्र है उसमें गिरावट न हो, जो एक ट्रेडिशनल वन है उनमें कोई गिरावट न हो, ये तो प्राथमिकता ही नहीं रह गई। आपने जो कहा है आनंद जी ने कि नए नियमों के तहत एक रेंजर अनुमति दे सकता है पेड़ काटने की, ये कौन सी व्यवस्था है? किस लिए बना दिया आप? ये क्या सहूलियत के लिए है? ये सहूलियत के लिए तो नहीं। एक सामान्य व्यक्ति जो अपना लगाया हुआ पेड़ काटना चाहे वो नहीं काट सकता, उसको रेंजर साहब अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन एक पूंजीपति को आवश्यकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और उन्हीं पूंजीपतियों को फैसिलिटेट करने के लिए व्यवस्था की गई है। नदियों में रुकावट, नदियों को इतना प्रदूषित कर दिया गया। अगर नदियां आपकी साफ सुथरी नहीं रहेंगी, उनका प्रवाह नहीं रहेगा, तो आप कैसे नदी को बचा लेंगे? संभव कहां है ये? ये कहा तो जा रहा है कि 2013 से लेकर के और 2023 के बीच में सर्वाधिक डिफॉरेस्टेशन हुआ, सर्वाधिक पेड़ों की कटाई हुई, सड़क बनाने के नाम, कल कारखाने बनाने के नाम। मतलब जिन चीजों के लिए लोगों ने संघर्ष किया उसका सरकारों के ऊपर कोई असर नहीं है। तो सरकार, लोगों की जागरूकता के बावजूद सरकारों की सहभागिता आवश्यक है। आप सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कुछ भी गिरा दीजिए, मकान गिराना, पेड़ों को काटना, नालों को सुखा देना, ये सभी तरह गतिविधियां चल रही है और लगता है कि स्थानीय कार्य है, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव कितना है? हमने मेरी स्मृतियों में नहीं रहा है कि यमुना में बालू के रेत निकल जाए, द्वीप टाइप निकल जाए, ये कभी हमने नहीं देखा था। इस गर्मी में वो भी देखने को मिल रहा है। माना जाता था कि यमुना का पानी बहुत गहरा है और यमुना की गहराई बहुत अधिक है। इस बार वो दिख रहा है कि बीच बीच में मरुस्थल टाइप चीजें उभर आई है। कैसे होगा, कैसे चलेगा ये? और अगर आप
नदियों को मुख्य नदियों में आने नहीं देंगे, सुखाते चले जाएंगे। नदियां कहीं से अलग कहीं पानी पैदा थोड़े करती है, प्राकृतिक जल है, और प्राकृतिक जल के स्रोतों को आप निगलते चले जा रहे हैं। जो समाज में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उस पर आप कान देने के लिए नहीं तैयार है। शहरों में नगरीय विकास रह नहीं गया, मतलब व्यवस्थित नगरीय विकास। जो नदी के पाट हैं उसे मकान बनते चले जा रहे हैं। एक तरफ आप मकान गिरा रहे हैं, जिसकी बात अभी आनंद जी ने की, तो अकबर नगर या क्या उस मोहल्ले का नाम है लखनऊ में, और कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है नदियों के किनारे वाला जिसमें नदियों के जो वाटर कैचिंग एरिया है तलहटी इसको हम आप कहते हैं, वहां मकान न बन गए। कौन सी व्यवस्था है ये? और जब नदियां सिकुड़ती चली जाएंगी तो पानी कहाँ ग्रहण करेंगे? और जब पानी ग्रहण नहीं करेंगे तो संचयन कहाँ होगा? जमीन के भीतर पानी जाएगा कैसे? तो ये जो बढ़ती हुई गर्मी है, इसको कैसे रोक लेंगे आप? छोटे छोटे कारण है जिसका बहुत ही विषाक्त परिणाम सामने आ रहा है, और ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर आपने चिंता नहीं की, लेकिन सही है कि इंडिविजुअल से ज्यादा संस्थागत चिंता की आवश्यकता है, संस्थागत कार्यक्रमों की जरूरत है, और यह आवश्यक है कि सरकारें इसको गंभीरता से ले, और जो भी कमियां रह गई है, बल्कि जो उनकी गतिविधियां हैं उस पर रोक लगा। आप गोड्डा में प्रदूषण फैलाएंगे और पैसा कमाएंगे, और सरकार उसको होने देगी? अगर आपका ये दृष्टिकोण होगा तो कैसे बचा लेंगे अपने देश को? जी जी सही कहा। और लेटेस्ट कल की न्यूज थी, जहां मुंद्रा पोर्ट जो अडानी का है 45,000 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं, 225 मिलियन टन से बढ़ाकर करीब 450 से 500 मिलियन टन की कैपेसिटी का पोर्ट बनाने जा रहे हैं, जो इंडिया का बिगेस्ट बन जाएगा। और उसके लिए ग्रीन नोड जो होनी चाहिए थी सरकार की, ओवरनाइट दे दी गई है। ओवरनाइट आप सोच सकते हो कि इनकी फाइलें बिजली की स्पीड से दौड़ती हैं, और उनके प्रोजेक्ट के ऊपर कभी कोई आपत्ति नहीं होती, इनके ऊपर कभी कोई रेड नहीं होती, कभी इनकम टैक्स की या कभी और, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। क्या कहा जाए। लेकिन शायद वधावन पोर्ट बनेगा वो भी उनके पास जाएगा, निकोबार पोर्ट बनेगा वो भी उनके पास जाएगा। अभी मोदी जी भूटान का दौरा था, अडानी साहब भी भूटान पहुंच गए हैं, तो हर जगह पे कोई ना कोई लिंक आता है कि भगवान जाने क्या है। लेकिन बहुत कुछ दाल में काला है। बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, बहुत सारे बिंदु अभी भी रह गए हैं, बहुत सारे बिंदुओं पे हमने बात की है, लेकिन ये एक सतत बहस है, और बहस होते रहने चाहिए, इन बिंदुओं पर बात होते रहने चाहिए। पर्यावरण को हम अगर भूल जाएंगे तो शायद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, राकेश जी भी गए हैं, पहले शीतल जी थे, सुनील जी और आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण बहस में आप जुड़े, बहुत बहुत